हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है 2 दिवसीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है जो कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो लखनऊ में बनाई जाएगी। इसका शिलान्यास अभी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो PV सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की जगह किस देश में एशिया कप 2022 जो है ये खेला जाएगा? तो श्रीलंका से ये स्थानांतरित होकर के UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ये खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने अभी जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो डेविड ट्रिम्बल का जो है हाल ही में निधन हो गया है जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली कैनो कायाकिंग खिलाड़ी निशा रावत ने थाईलैंड में हुई प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाम क्या है? निशा रावत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो निशा रावत हैं ये प्रदेश की एकमात्र यानी उत्तर प्रदेश की ये पहली कैनो कायाकिंग खिलाड़ी हैं। ठीक, कैनो कायाकिंग खिलाड़ी होता क्या है तो इसको भी अभी बताएंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या कि अभी जो है थाईलैंड में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई कैनो कायाकिंग की और उसमें इन्होंने भाग लिया। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर जो है ये प्रतियोगिता जो थाईलैंड में आयोजित की गई वहाँ पर इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता। ठीक, देश का नाम इन्होंने रोशन किया कांस्य पदक जीत करके। दोस्तों, ये जो निशा रावत हैं ये हैं कहाँ की रहने वाली? तो उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली है। लेकिन देखा जाए आगरा में भी जो कैनो कायाकिंग प्रतियोगिता है इसको लेकर के कोई सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन्होंने इस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीता, है ना। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है ये थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर? थाईलैंड के पटाया में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। 12 दिवसीय प्रतियोगिता थी और इसमें जो है 11 देशों के प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया था। जैसे कि देश की बात करें तो हिंदुस्तान है, उज्बेकिस्तान है, थाईलैंड है। तो ये सभी देश जो है इसमें शामिल थे और उन्हीं खिलाड़ियों में जो निशा रावत है इन्होंने कांस्य पदक जीता, है ना। और जो निशा रावत है आगरा की रहने वाली हैं, ये आपको अभी बताया था। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो पहली कैनो कायाकिंग खिलाड़ी हैं निशा रावत, इन्होंने थाईलैंड में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई तो उसमें इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। चलिए अब जानते हैं कि जो कैनो कायाकिंग प्रतियोगिता है ये होती क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप एक इमेज देख रहे हैं ये कैनो कायाकिंग प्रतियोगिता होती है, यानी कि इसमें एक छोटी सी नाव होती है जैसा कि इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरह की जो नाव होती है इसे जो है पानी में
चलाया जाता है, छोटी सी नाव को, और इसी को लेकर के जो है ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये निशा रावत हैं, और दोस्तों इन्होंने जो उज्बेकिस्तान में, जो कहाँ पे, थाईलैंड में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है कैनो कयाकिंग की, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। दोस्तों इनके अगर जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो जीवन है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक जीवन है ना। कहते हैं ना कि इंसान जब भी कुछ भी ठान ले तो वो कर सकता है, ऐसा ही इनके साथ भी कुछ था। तो इनका जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों ये जो निशा रावत हैं ये एक बार जो है बीमार पड़ी, और उस स्थिति में जो इनके पैर हैं वो जो है पोलियोग्रस्त हो गए, और इनका काफ़ी इलाज भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है अपने पैरों पर नहीं चल सकी, खड़ी भी नहीं हो सकी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो है इस खेल में अपना प्रदर्शन किया, मेहनत की, और उसके बाद इन्होंने जो है ये जो इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति विकलांग हो, यानी कि पोलियोग्रस्त है, और उसके बाद भी उसने जो है इतनी जो बड़ी प्रतियोगिता है उसमें कांस्य पदक जीता, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो निशा रावत हैं ये उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो थाईलैंड में प्रतियोगिता आयोजित की गई है कैनो कायाकिंग की, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा से शुरू होने वाला चंबल एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश के किस जिले को जोड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश के इटावा को ये जोड़ेगा। दोस्तों इटावा को जो है 2024 से पहले एक एक्सप्रेसवे और मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? तो चंबल एक्सप्रेसवे जो है एक एक्सप्रेसवे मिलेगा। दरअसल दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है ये राजस्थान के कोटा से शुरू होगा, और ये कहाँ तक जाएगा? तो मध्य प्रदेश से होते हुए जो जिला है इटावा, तो इसके भरतना के ग्राम नगरिया सरावा में जुड़ेगा, यानी गांव है नगरिया सरावा, तो वहाँ तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा। ठीक, कहाँ से शुरू होगा? राजस्थान की कोटा से शुरू होगा और मध्य प्रदेश से होते हुए इटावा तक जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 412 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे लंबा होगा, और 4 लेन का ये एक्सप्रेसवे होगा। इसे दोस्तों अटल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दोनों नाम ध्यान रखेंगे, चंबल एक्सप्रेसवे और अटल एक्सप्रेसवे, दोनों नाम से इसे जाना जाएगा। और दोस्तों जब ये इटावा में एक्सप्रेसवे आएगा तो इसके बाद ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। लागत की अगर बात करें, जो चंबल एक्सप्रेसवे है ये 8,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, और इसका जो निर्माण कार्य है वो नवंबर में शुरू कर दिया जाएगा। और 2024 से पहले जो है इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 से पहले ये जो एक्सप्रेसवे है इसे शुरू कर दिया जाएगा, और निर्माण कार्य भी जो है काफ़ी हद तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, चंबल एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश के इटावा को जो है जोड़ेगा, और एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होगा? तो राजस्थान के कोटा से शुरू होगा। 412 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश की कितनी सहकारी बैंकों पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए? तो 2 बैंकों पर। कौन कौन सी 2 बैंकें हैं? तो नाम ध्यान रखेंगे, लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, एक तो बैंक ये हो गई, और दूसरी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर। तो ये 2 बैंकें हैं जिन पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है धन की निकासी सहित, और भी कई सारे प्रतिबंध। ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो 2 सहकारी बैंकें हैं इनकी जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी हद तक बिगड़ी हुई है, और उसको देखते हुए जो है आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए हैं। दोस्तों ये जो प्रतिबंध है ये 6 महीने तक लागू रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की कितनी बैंकों पर, जो सहकारी बैंकें हैं उन पर जो है धन निकासी को लेकर के प्रतिबंध लगा दिए गए, तो 2 सहकारी बैंकों पर। बैंकों के नाम भी ध्यान रखने हैं, लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों ये जो योजना है ये विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, और 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो वितरण कंपनियां हैं और विद्युत विभाग हैं इनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है कि जो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आंसर होगा विद्युत मंत्रालय से। और पूछा जा सकता है कि किसने इसका शुभारंभ किया?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है 30 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। दोस्तों जो गुजरात राज्य है ये सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति है क्या? तो दरअसल जो सेमीकंडक्टर नीति है इसके माध्यम से जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक, अभी तक अगर देखा जाए जो चिप होती हैं जैसे मोबाइल हैं या इसके साथ ही और भी कई सारे गैजेट्स होते हैं उसमें चिप का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांशतः अगर देखा जाए तो हर एक मशीन में भी जो है चिप का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों वर्तमान में जो चिप है ये हमारे देश में अभी जो है आयात की जाती है, यानी हमारे देश में जो है अभी ये जो चिप हैं सेमीकंडक्टर चिप होती हैं इनका निर्माण नहीं किया जाता है, इनको जो है आयात किया जाता है। तो अभी क्या हुआ कि गुजरात जो सरकार है उसने सेमीकंडक्टर नीति को शुरू किया और ऐसा करने वाला यानी कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब जो गुजरात है यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल उन्होंने इस नीति का अनावरण किया और ये जो नीति है ये 2027 तक लागू रहेगी। यानी कि गुजरात में जो सेमीकंडक्टर चिप है इसके उत्पादन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए इस नीति को शुरू किया गया है। इस नीति के तहत जो गुजरात सरकार है वो क्या करेगी? तो इस नीति के तहत जो है जो राज्य सरकार है ये प्रोत्साहन और सब्सिडी की पेशकश करेगी। और दोस्तों इसके लिए जो भारत सरकार है इसने भी पहले भी मतलब इससे पहले जो है कुछ समय पहले सेमीकंडक्टर नीति के बारे में जो है घोषणा की थी भारत सरकार ने। तो उसके तहत जो है जो भारत सरकार है वो गुजरात को जो है 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब भारत सरकार ने जो है कुछ समय पहले जो सेमीकंडक्टर नीति है इसको लागू करने की घोषणा की थी और इसके लिए प्रावधान किया गया था कि 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो सेमीकंडक्टर नीति के लिए किया गया है। लेकिन अभी तक किसी राज्य में ये जो है नीति शुरू नहीं की गई थी, तो अभी जो है गुजरात में शुरू की गई है। तो ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस नीति के तहत जो गुजरात है यहाँ पर जो है अहमदाबाद के पास धौलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ से आपको सारी बातें याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर नीति क्या है। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर नीति है अभी आपको बताया कि इसके जरिए जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं उनके उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो चिप होती हैं उसका जो है आयात किया जाता है, यानी देश में इसका निर्माण नहीं किया जाता है। तो इसी नीति को जो है शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखेंगे गुजरात जो है ये बन गया है। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो पहला पदक जीता है संकेत महादेव सरगर ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है संकेत महादेव सरगर। दोस्तों जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं तो इसमें भारत को जो है पहला जो पदक मिला है वो वेट लिफ्टिंग में मिला है। और ये पदक किसने जीता है? तो संकेत महादेव सरगर ने ये पदक जीता है। नाम ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये जो संकेत महादेव सरगर हैं इन्होंने 55 किलोग्राम की कैटेगरी में ये पदक जीता है। और इन्होंने कितना जो है वजन उठाया है? तो स्नैच में 113 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में, दोस्तों ये प्रतियोगिता होती है जो वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता होती है उसी में जो है ये पार्ट्स होते हैं। तो स्नैच की प्रतियोगिता में 113 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया और क्लीन एवं जर्क में इन्होंने 135 किलोग्राम वजन उठाया, यानी कि कुल मिलाकर के 248 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया और सिल्वर मेडल अपने नाम पर किया। अब यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत को पहला जो पदक है वो तो संकेत महादेव सरगर ने दिलाया है वेट लिफ्टिंग में। भारत को एक और मेडल मिल चुका है, ठीक है। तो दूसरा मेडल जो है वो किसने जीता है? तो भारोत्तोलक हैं गुरु राजा पुजारी। इन्होंने जो है इस बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा मेडल जीता है और इन्होंने पुरुषों की 61 किलोग्राम फाइनल में ये कांस्य पदक जीता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो है कुल कितना भार उठाया? तो 269 किलोग्राम इन्होंने कुल भार उठाया और इसी के साथ इन्होंने भारत के लिए दूसरा मेडल जीता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अभी शुरू हुए तो उसमें भारत को 2 मेडल मिल चुके हैं, ठीक। पहला मेडल किसने दिलाया? संकेत महादेव सरगर ने। वेट लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम में? तो ध्यान रखेंगे 55 किलोग्राम की कैटेगरी में। दूसरा मेडल दिलाया है गुरु राजा पुजारी ने। और कौन सा मेडल? तो कांस्य पदक दिलाया है और ये 61 किलोग्राम के जो कैटेगरी है उसमें इन्होंने दिलाया है,
ठीक, अब यहाँ पर आप इमेज देखिए गुरु राजा पुजारी की, जिन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, पार्ले बिस्किट पिछले कितने सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 सालों से। दोस्तों जो पार्ले बिस्किट है ये 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है। FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ऐसा उत्पाद जो जल्दी और अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेचे जाते हैं उनको कहा जाता है FMCG ब्रांड। ठीक, तो पार्ले बिस्किट है ये कम कीमत पर बेचा जाता है और काफ़ी शीघ्र यानी कि जल्दी जो है ये बेचे जाते हैं। दोस्तों कांतार इंडिया की सालाना जो ब्रांड फुटप्रिंटियर रिपोर्ट है उसके अनुसार ये आंकड़े बताए गए हैं और उसके अनुसार ही ये बताया गया कि जो बिस्किट है, जो पार्ले बिस्किट है, ये 2021 में भारत में तेज़ी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट की में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड रहा। ठीक, तो अगर ये पूछा जाता है कि हाल ही में जो पार्ले बिस्कुट को लेकर के एक रिपोर्ट जारी हुई है तो वो किसने जारी की है, तो कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये आंकड़े बताए गए हैं। दोस्तों कांतार के कंज्यूमर रीच पॉइंट के आधार पर 2021 में सबसे ज़्यादा जो चुने वाला FMCG ब्रांड है उसमें जो है इसे शामिल किया गया है। 2020 की तुलना में 2021 में जो पार्ले है इसने कंज्यूमर रीच पॉइंट में 14% की बढ़ोतरी भी हासिल की है। तो ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड जो है पिछले 10 सालों से कौन सा बना हुआ है, तो ये बना हुआ है पार्ले बिस्किट। दोस्तों पार्ले बिस्किट की अगर बात करें, इसके इतिहास के बारे में अगर देखा जाए पार्ले बिस्कुट के बारे में, तो जो पार्ले बिस्कुट है ये 82 साल पुराना है। यानी सबसे पहले जो पार्ले बिस्कुट है ये कब जो है इसका निर्माण शुरू किया गया था, तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो मुंबई के विले पार्ले इलाके में हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे, मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक फैक्ट्री थी जो कि बंद पड़ी हुई थी, तो वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो ध्यान रखेंगे 1929 की बात है कि एक व्यापारी थे मोहनलाल दयाल, उन्होंने इस फैक्ट्री को खरीदा, जो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी उसे खरीदा। और इसके बाद जो है इन्होंने पहली बार 1938 में, देखिए 1929 में तो वो फैक्ट्री खरीदी गई थी, किसके द्वारा, मोहनलाल दयाल के द्वारा। लेकिन जो इसका निर्माण शुरू है वो उत्पादन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1938 में। ध्यान रखेंगे पहली बार जो पार्ले बिस्किट है इसका जो उत्पादन हुआ था वो 1938 में हुआ था। और किस नाम से बिस्किट का उत्पादन शुरू किया गया था, तो पार्ले ग्लूकोज या पार्ले ग्लूको के नाम से जो है बिस्किट शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे 82 साल पुराना है पार्ले बिस्किट का इतिहास। और पिछले 10 सालों से जो पार्ले बिस्किट है ये भारत का नंबर 1 FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंगोला। और दोस्तों यहाँ पर आप इस इमेज को देख सकते हैं जो कि हीरे की है, 170 कैरेट का हीरा है। दोस्तों अफ्रीकी देश जो है अंगोला, जो अफ्रीकी देश है अंगोला, वहाँ पर जो है 170 कैरेट का एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया है। और पिछले 300 सालों में जो हीरे मिले हैं उनमें जो है ये अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। और दोस्तों ये जो जानकारी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, यानी ये जो हीरा खोजा गया है ये किस कंपनी के द्वारा खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनी है उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है। दोस्तों ये जो हीरा है 170 कैरेट का गुलाबी हीरा, इसे नाम क्या दिया गया है, तो द लूलो रोज इसको नाम दिया गया है, द लूलो रोज इसे नाम दिया गया है। और दोस्तों ये जो हीरा है इसका वजन कितना है, तो 34 ग्राम का ये हीरा है। ये जो हीरा है लूलो रोज ये टाइप 2A हीरा है और इसका अर्थ होता है कि इसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है, यानी कि बहुत कम अशुद्धता है, या कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से शुद्ध है। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि पिछले 300 वर्षों में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा जो गुलाबी हीरा है वो कहाँ पर पाया गया, तो अफ्रीकी देश अंगोला में ये पाया गया है। अब दोस्तों अंगोला की अगर बात करें तो अंगोला की राजधानी आपको याद रखनी है लुआंडा, अंगोला की राजधानी है। अंगोला की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो जोआओ लोरेंको अंगोला की राष्ट्रपति हैं। और अंगोला की मुद्रा क्या है, तो क्वांजा अंगोला की
मुद्रा है। दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। आपको याद होगा पहले कुछ साल पहले जो एक इसी तरह की एक घटना जो है सामने आई थी कि एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति था, कोई साधु थे शायद, तो उन्होंने जो है बताया था भारत सरकार को कि मुझे जो है सपने में आता है कि यहाँ पर कुछ सोना जो है दबा हुआ है, शायद 500 क्विंटल के आसपास जो सोना है वहाँ पर दबा हुआ है बताया था। और वो क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। उसके बाद जो जब ये चर्चा में बात आई थी तो एक बैंक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये 500 क्विंटल सोने के दबे होने की जो घटना है वो किस गांव से संबंधित है। तो वो डोंडिया खेड़ा से संबंधित थी। आपको याद होगा कि डोंडिया खेड़ा में ही जो है ये घटना आई थी सामने कि 500 क्विंटल जो सोना है वो दबा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया था। इस वजह से ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखेंगे आप। अंगोला में ये पाया गया है 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुकराजमा ज्वालामुखी फटा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जापान में। दोस्तों जापान का जो सुकराजमा ज्वालामुखी है वो फट गया है। और इस साल की शुरुआत में दोस्तों एक और ज्वालामुखी जो है फटा था, कौन सा, हुंगा टोंगा ज्वालामुखी। यहाँ पर जो विस्फोट हुआ था और इसने जो निर्जन द्वीप है उसको नष्ट कर दिया था। और अभी जो ये सुकराजमा ज्वालामुखी फटा है ये जो है 21वीं सदी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आपसे अगर पूछा जाता है कि सुकराजमा ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर फटा है तो जापान का है ये, और ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है, तो वहाँ पर जो है ये फट गया है। ठीक, कहाँ पे है, जापान में स्थित है। जापान की अगर बात करें तो जापान से ध्यान रखना है, जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, ध्यान रखेंगे फूमियो किशिदा जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान की करेंसी क्या है तो जापानीज येन जो है जापान की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता दिलीप कुमार के जीवन पर आधारित एक पुस्तक दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड का विमोचन किया गया। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखित है, तो ये जो पुस्तक है ये फैसल फारूकी के द्वारा लिखित है। दोस्तों जो पुस्तक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है तो फैसल फारूकी के द्वारा ये लिखित है। और ये पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो अभिनेता हैं दिलीप कुमार, इनके नाम पर ये पुस्तक है, इनके जीवन पर ये आधारित पुस्तक है। ठीक, तो अगर पूछ लिया जाए कि लेखक कौन है तो फैसल फारूकी इसके लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे 31 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ऐसा निर्णय लिया है और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।